class. In last lecture, we had covered all the probabilities in contact bodies and connected bodies, और हमने उनसे रिलेटेड जो टेंशन एक्सेलरेशन निकाला। होप सो कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हमने चीज़ों को इवेल्युएट कैसे करना है, चाहे वो कनेक्टेड बॉडीज हो या कॉन्टैक्ट बॉडीज हो। ठीक है। अब हम जो इस चैप्टर में हम लोगों ने शुरू किया था ना कि लिफ्ट मोशन इन अ लिफ्ट से हमारे डेरिवेशन शुरू थे। तो उससे हम अब जो लास्ट हमारा जो था, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, वो आपकी कनेक्टेड बॉडीज के बाद स्ट्रिंग में जब फोर्स डायरेक्ट अप्लाई होता है उससे रिलेटेड सारे वेरिएंट्स हमने पढ़े थे। ठीक है। तो जो फोर्स होता है जब वो स्ट्रिंग में डायरेक्ट अप्लाई होता है, उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, और किसी स्ट्रिंग को पुलीज में अटैच करा के उसका पुली का एक एंड फिक्स करा के अगर पुली को फिक्स रखा जाए और मास ऑफ ब्लॉक्स उसमें हैंग कर दिए जाए, हैंगिंग पोजीशन उसमें मास ऑफ ब्लॉक्स की रखी जाए, या फिर पुली मूवेबल हो और तब वो मास ऑफ द ब्लॉक्स हैंगिंग पोजीशन में हो, दोनों कंडीशन में क्या प्रोबेबिलिटीज आती हैं और ये कैसे काम करता है, एक्सेलरेशन कैसे होता है और कैसे इवेल्युएट करते हैं, आज हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। इट मीन्स बेसिकली आज हम पुली को डिस्कस करने वाले हैं। अब जो ये पुली होती है, ये हमेशा आइडल पुली कंसीडर्ड होती है। जो आइडल पुली होती है वो क्या होती है आपकी, मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हम मासलेस और फ्रिक्शनलेस लेते हैं, उसमें हमारी क्या क्या कंडीशन बनती है ना। कहीं पे टेंशन होता है, जो हर एक जहां जहां आपका फोर्स अप्लाई होता है तो वहां पे हर एक कंडीशन में टेंशन फोर्स के इक्वल होगा। फिर जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन होता है ब्लॉक का, है ना, ब्लॉक की एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हर एक स्ट्रिंग पे हर एक जगह पे क्या होता है, सेम होता है। तो ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली की क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब हम देखते हैं कि जब पुली में डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होता है उसमें कंडीशन आती है, जो कि मैं पहले रिपीट कर चुकी हूँ, एक बार और उसको रिपीट करूंगी क्योंकि उसमें मुझे केसेस डिफाइन करने हैं कि कितने टाइप के केसेस बन सकते हैं जब पुली विदाउट मूवेबल है या पुली मूवेबल है। क्योंकि विदाउट मूवेबल कंडीशन लास्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक था हमारा। अब मूवेबल पुली को लेंगे जिसमें मास ऑफ ब्लॉक्स क्या होंगे आपके, अटैच्ड होंगे, और उनकी एक्सेलरेशन को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फिक्स। सपोज ये एक वो है, फिक्स पॉइंट है, ये आपकी पुली हो गई। यहाँ सरफेस पे एक आदमी खड़ा है और इसने इस पुली में स्ट्रिंग पे डायरेक्ट फोर्स अप्लाई कर रखा है। इसने अपनी तरफ प्रेस पुलिंग किया है तो ये फोर्स इधर साइड लग रहा है, तो टेंशन क्या करेगा, ये इसका कौन सा पॉइंट है, हमने क्या बताया था कि ये अपने किस पॉइंट से अवे होता है। ये रहा आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कौन सा पॉइंट है ये, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो फोर्स होता है वो क्या होता है, हमेशा दूर लगता है। ठीक है। तो ये रहा आपका टेंशन, ये रहा फोर्स। इस कंडीशन में T विल बी इक्वल टू F, डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है। अगर मैं इसी स्ट्रिंग पे इधर साइड क्या कर दूं, एक ब्लॉक M1 का मास ऑफ M का क्या कर दूं, अटैच कर दूं। ठीक है। तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टी जो है फोर्स है वो डायरेक्ट अप्लाई इसी स्ट्रिंग पे हो रहा है ना, और इसी स्ट्रिंग से ये मास जो ब्लॉक एम है,
m मास का है, ये क्या है, इसी से अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, T विल बी इक्वल टू F। अब जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो पुली है आइडल पुली है, दिस इज योर आइडल पुली, ठीक है ना। आइडल पुली इज कंसीडर्ड टू बी massless and frictionless। सेकेंड नंबर है द ओनली फंक्शन ऑफ पुली इज टू चेंज, ओके, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द स्ट्रिंग। अगर केवल आपको फंक्शन पुली का चेंज करना है तो उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट नॉट द मास, लेकिन मास चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो द ओनली function of pulley is to change the direction of force in the string, okay, but not the mass। क्यों, क्योंकि ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस कंसीडर की जाती है। अब मैं यहाँ पे कुछ केसेस डिफाइन करूंगी आपको, ठीक है, कौन कौन से इसमें केसेस बन सकते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का मैं फिगर बना रही हूँ। ये रहा आपका पुली, ठीक है, और इस पुली में एक साइड स्ट्रिंग के थ्रू M2 और एक साइड स्ट्रिंग के थ्रू M1 मास ऑफ ब्लॉक्स अटैच्ड हैं। इन दोनों में क्या है, मैं अगर मान लेती हूँ कि M2 इज ग्रेटर देन M1, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि M2 इज ग्रेटर देन M1। अगर M2 इज ग्रेटर देन M1 है, केस फर्स्ट आपका यही है कि जब दो मास ऑफ ब्लॉक्स एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली से लटके होते हैं, अटैच्ड होते हैं, तो ये क्या होता है आपका, दोनों मास में किसी, मास ऑफ ब्लॉक्स में किसी एक का मास क्या होगा, ज्यादा होगा, M2 इज ग्रेटर देन। अगर M1 मानते हैं तो क्या क्या वेरिएट्स आते हैं, दोनों का मास डाउनवर्ड एक्सर्ट होगा, दिस इज योर M2G, दिस इज योर M1G, and acceleration will like towards M2, right? This is your A, this is your, तो अगर ये M2 नीचे साइड आएगा तो एक्सेलरेशन M1 का किधर होगा, अपवर्ड होगा, M2 इज ग्रेटर देन M1। अब मैं इनका क्या बनाती हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, विदाउट फ्री बॉडी डायग्राम, विदाउट मेकिंग फ्री बॉडी डायग्राम you can't solve and you can't making any equation for the given figure। और थोड़ा सा ये होता है कि आप बना सकते हो, लेकिन जब बनाते बनाते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तभी आप चीजों को क्या करते हो, बिना एफबीडी के आप फिगर बना सकते हो, इक्वेशन बना सकते हो। अदरवाइज दो ब्लॉक्स हैं, तीन ब्लॉक्स हैं और इससे ज्यादा ब्लॉक्स हैं, एक पुली में लटके हुए हैं या अटैच्ड हैं, तो आपको इनके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना ज्यादा कंफर्टेबल होगा और उससे इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर M1 एंड दिस इज योर M2। सबसे पहले मैं इनका वेट लूंगी, M2G एंड M1G। टेंशन आपका कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये रहेगा T और ये रहेगा आपका T, ठीक है। तो दोनों T क्यों सेम T क्यों है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और एक ही स्ट्रिंग में दोनों ब्लॉक्स की वजह से टेंशन प्रोवाइड हो रहा है, ओके। तो दोनों में से क्या होगा, टी, अगर स्ट्रिंग चेंज होती है तो टेंशन चेंज होगा, T1 T2 T3 हो जाएगा।
या तो वो पैरा उसमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा, अदरवाइज आपको यही कंसीडर करना है कि जब एक स्ट्रिंग के थ्रू चाहे जितनी ब्लॉक अटैच्ड हो, ब्लॉक के बाद ब्लॉक, ब्लॉक के बाद ब्लॉक होंगे, तो वहां पे क्या होगा आपको टेंशन सेम, टी टी इज इक्वल टू, है ना। जब स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी तो वहां पे आपका टेंशन चेंज हो जाएगा। तो ये रहा फ्री बॉडी डायग्राम। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? ऑफ कोर्स, ड्यू टू एक्सेलरेशन देयर विल बी अ फोर्स व्हिच इज मास इनटू एक्सेलरेशन। वो हम इक्वेशन के टाइम लिखेंगे जब हम एफ नेट लिखते हैं। तो फॉर m1 वी आर गोइंग टू सॉल्व फॉर m1, mass of m1, acceleration in this direction for m1, and in m2 acceleration in downward. So m1 के लिए जब हमने सॉल्व किया, मैंने क्या कहा था, जिधर साइड एक्सेलरेशन होगा मैं उधर के कंपोनेंट को इक्वेशन में लिखने के टाइम पे पॉजिटिव लूंगी। तो ये क्या हो गया, t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। ओके, ये रही आपकी पहली इक्वेशन। फॉर m2 एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है, m2g minus t is equal to m2a. This is your second equation. Now we will consider first, we will solve first and second equation. t से t cancel out हुआ, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो गया, m1g माइनस, है ना, तो मैं m2g इधर रख देती हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया m1 प्लस m2 एंड योर एक्सेलरेशन इज a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो एक्सेलरेशन मिला है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका ये मिला और जी ये मिला, यहाँ से आप जी अगर कॉमन निकाल लेते हैं, m1 इज ग्रेटर देन m2 है ना, m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तब सही है। m2 माइनस m1 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन। तो दो ब्लॉक्स की कंडीशन में योर एक्सेलरेशन विल बी m2 माइनस m1 जी अपॉन m1 प्लस m2 या m2 प्लस m1, जो भी आपकी कन्वीनियंस लगे आपको, उसके हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, दिस इज योर एक्सेलरेशन व्हेन टू ब्लॉक्स अटैच्ड फ्रॉम वन स्ट्रिंग ड्यू टू पुली। ओके, और एक्सेलरेशन हो रहा हो लेकिन एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से क्या हो, दिया हुआ हो कि हाँ एक ब्लॉक जो m2 है वो m1 से बड़ा है। अगर, अब यहाँ पे मैं सारे केसेस डिफाइन कर दूंगी एक ही फॉर्मूले से। जो आपका फॉर्मूला मिला वो क्या है, एक्सेलरेशन व्हेन टू ब्लॉक्स, कंडीशन आपको पता है, फिगर आपको पता है, आप ध्यान से देखिए इस चीज को, m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड your g is here, राइट ना। ठीक है, अब अगर m1 इज इक्वल टू m2 होता, अगर m1 m2 इक्वल होता तो पूरी इक्वेशन आप दोबारा बना के सॉल्व करेंगे, या तो फिर एक इक्वेशन से एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। अगर m1 m2 बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी जीरो, फर्स्ट कंडीशन। केस सेकेंड, अगर m1 इज इक्वल टू m2 देन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। दिस इज योर केस सेकेंड, दिस इज योर केस सेकेंड। ओके, अब सेम मुझे अगर ये सॉल्व करना है कि अगर m1 m2 से बड़ा है, तो फिर उसके लिए मुझे इक्वेशन बना के फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं ये प्रोबेबिलिटी भी आपको शो कर देती हूँ। मास m1, है ना, सारी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपको लगा के दे देती हूँ।
और फिर आप देख लीजिए, अगर केस थर्ड m1 इज ग्रेटर देन m2, m2 इज ग्रेटर देन m1 हो गया, m1 इज इक्वल टू m2 हो गया, m1 इज ग्रेटर देन m2 हो गया। इसमें भी अगर आप m1 m2 को इक्वल रखेंगे तो भी एक्सेलरेशन जीरो ही आएगा, ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। जो भी टेंशन यहाँ आपका प्रोवाइड होगा ड्यू टू वेट ऑफ दीज ब्लॉक्स, m1g m2g exerted downward, and acceleration अगर m1 is greater than m2 है, so acceleration towards weight of m1, so m2 acceleration will be upward. Is it clear? Okay, now we will make equation, start making equation. I'm starting from m1, from for m1, अगर मैं m1 के लिए इक्वेशन बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, m1g माइनस t इज इक्वल टू m1a, ओके, फॉर m2 t माइनस m2g इज इक्वल टू m2a, ठीक है। फिर मैंने t से t कैंसिल किया, m1 माइनस m2g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन m1 प्लस m2। तो भाई देखिए, जो छोटा बड़ा है, यहाँ पे m1 बड़ा है तो पहले m1 माइनस m2 आया, वहां m2 बड़ा था तो m2 माइनस m1 आया था। एक्सेलरेशन विल बी m1 माइनस m2 g एंड m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला याद रखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कंडीशन याद रखिएगा, कंडीशन याद रखिएगा, ओके। तो फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिस इज योर एक्सेलरेशन जब ब्लॉक्स आपके ऐसे अरेंजमेंट में होते हैं एक आइडल पुली के साथ, ओके। कंडीशन आपको देगा न्यूमेरिकल में, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको। ये चीज थोड़ा नई है इस आफ्टर 10 जो बच्चे ये सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन ये चीजें टफ नहीं है, आप इन्हें बहुत आसानी से समझ के इक्वेशन बना के कर सकते हैं, राइट। जितना थ्योरी पे ध्यान देना है उतना ही डेरिवेशन पे ध्यान देना है, तभी जाके न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएंगे, राइट। तो आप अच्छे से इन्हें देखिए, है ना। आइडल पुली को डिफाइन किया, केस वन, केस टू, केस थ्री, बस इतने केसेस इसमें है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम अभी तक हमने क्या किया, स्ट्रिंग, पुली और ब्लॉक्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स m1 m2 दो ब्लॉक्स में हमने क्या किया, डिराइव किया, चीजों को सॉल्व किया, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और एक ब्लॉक आपका नीचे उसी स्ट्रिंग के थ्रू, जिस स्ट्रिंग के थ्रू फर्स्ट ब्लॉक हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है और सेकंड ब्लॉक क्या हुआ है, उसी स्ट्रिंग के थ्रू नीचे लटका हुआ है, अटैच्ड है, हैंगिंग आउट है, ओके। तो देखिए, अभी हमने वर्टिकली कोई चीज एक अटैच, मतलब एक एंड से पुली के थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू चीजें क्या थी, अटैच थी, दो ब्लॉक्स अटैच थे। अब एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है, एक ब्लॉक आपका क्या है, वर्टिकल है, जिस पर कोई भी बेस नहीं है, जो किसी बेस पे नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप दो चीजों को ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन में बनवाऊंगी, सॉल्व कराऊंगी, पर यहाँ पे एक साथ आपको ये भी देखना है कि हॉरिजॉन्टली किसी भी ब्लॉक पे रखे हुए और उससे अटैच्ड स्ट्रिंग पे जो फोर्सेस लगते हैं, हम कौन कौन से फोर्सेस को कंसीडर करते हैं इक्वेशन बनाते हुए, क्योंकि हम हर तरह का फोर्स कंसीडर नहीं करते हैं। जब कोई वर्टिकली है तो हम उस पे जो फोर्स वहां पे वैलिड है, जिन फोर्सेस से हमारी इक्वेशन और एक्सेलरेशन और सारे वेरिएंट्स, टेंशन वगैरह इजीली निकल आएंगे, हम सिर्फ उन फोर्सेस को कंसीडर करते हैं। कुछ फोर्सेस नेग्लेक्ट हो जाते हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना है, उन फोर्सेस को हम क्यों नहीं लगाएंगे, ये चीज हमें ध्यान देना है कि कोई ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टली रखा है और स्ट्रिंग के थ्रू दूसरे ब्लॉक से अटैच्ड है, दूसरे ब्लॉक पे कोई सपोर्ट नहीं है, तो उस ब्लॉक की वेट की वजह से इस ब्लॉक में अटैच्ड स्ट्रिंग पे क्या आएगा, टेंशन आएगा, और वो टेंशन हम उस डायरेक्शन में लेंगे, उस ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टली रखा है इसका एक्सेलरेशन हम उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में दूसरे ब्लॉक का वेट एक्सर्ट हो रहा होगा, पहली चीज। अब जिस तरह से जो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल बेस नहीं है, जो वर्टिकली हैंगिंग आउट है, उसको
हम क्या करेंगे, उसका हम वेट ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हॉरिजॉन्टली बेस पे रखा हुआ है ब्लॉक, उसका हम वेट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं ये हम बताते हैं आपको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने एक, ये आपका सरफेस है। हम केस, इसको भी एक केस, नेक्स्ट केस ले लेते हैं यहाँ पे। केस फोर, केस फोर, ठीक है। फोर्थ क्या, ये तो आई थिंक 1 2 3, हाँ फोर्थ है, ठीक है। एक ब्लॉक आपका रखा हुआ है, इस पे सरफेस पे रखा हुआ है। इस ब्लॉक पर एक सपोर्ट है ना। ऑब्वियसली ये इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा अपने मास के बराबर। सपोज दिस इज योर M2, हाँ दिस इज योर M2, और ये एक्सर्ट करेगा सरफेस पे M2G। तो सरफेस भी क्या करेगा, इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो मोशन की थर्ड इक्वेशन में हम पढ़ते हैं, राइट। एक्शन रिएक्शन, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वही रहा। तो एन ने M2G को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब इन दोनों का फोर्स जो है वो बैलेंस हो रहा है एक दूसरे से। अब इन दोनों को हम इक्वेशन बनाते टाइम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, ये मैंने आपको बताया है। अब इससे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, ठीक है। और सपोज कि ये यहां से ऐसे है, और ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं। यहाँ पे आपकी एक पुली लगी होगी, इस पुली से इस स्ट्रिंग को सपोर्ट मिलेगा, और ये डाउनवर्ड जाएगी। इस पर एक सेकेंड ब्लॉक अटैच है डाउनवर्ड कंडीशन में। दिस इज योर M2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये अपना फोर्स M2 क्या कर रहा है, जी डाउनवर्ड एक्सर्ट कर रहा है, और ये टेंशन लग रहा है अपवर्ड। इस पे कोई सपोर्ट सिस्टम है, नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ग्रेविटी की वजह से भी कह सकते हैं, और स्ट्रिंग पे टेंशन प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि इसका वेट पूरे तरीके से डाउनवर्ड एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये रहा आपका टेंशन। अब यहाँ पे क्या होगा, सेम स्ट्रिंग है, सो टेंशन विल बी सेम, ओके। ये टेंशन, अब देखिए इस कंडीशन में ये M2 था, तो मैं इसको M1 मान लेती हूँ ना। अगर M1 ग्रेटर देन M2 है, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, ऐसे होगा ना। अब आपको वैसे ही इक्वेशन बनानी है जैसा मैंने प्रोसेस बताई है इक्वेशन बनाने की। यू स्टार्ट विथ फर्स्ट ब्लॉक, फॉर इक्वेशन फॉर ब्लॉक वन। M1 ब्लॉक के लिए अगर इक्वेशन बनाते हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, T माइनस M2। ये रहा आपका T। मैं M1 के लिए बना रही हूँ ना, इसके लिए बना रही हूँ। तो ये रहा M1G माइनस T, एक्सेलरेशन हो रहा है डाउनवर्ड, M1A, फोर्स M into A आ गया। अब आते हैं सेकेंड ब्लॉक के लिए, फॉर M2 इक्वेशन विल बी, हाँ, T इज इक्वल टू, इस पे अब जो वेट एक्सर्ट हो रहा है ना डाउनवर्ड सरफेस पे, सरफेस भी इस पे नॉर्मल सेम मैग्नीट्यूड का ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, राइट। तो अब इसके पास क्या बचा, सिर्फ एक्सेलरेशन बचा। तो M2A, समझ
समझ आया? इस टी को यहां मैं पुट कर दूंगी। फ्रॉम फर्स्ट m1g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a। ठीक है, तो m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 एंड दिस इज योर एक्सेलरेशन। ठीक है, ये समझ में आया? अब हम इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं और ये आपका निकल आया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1g अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब जो ये m1g है, ये g क्या है? बेसिकली क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सो जो ब्लॉक जिस पर कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी बेस नहीं है, और वो वर्टिकली क्या है? हैंगिंग है विद द स्ट्रिंग, तो उस कंडीशन में जो वो ब्लॉक है, उस ब्लॉक के वेट की वजह से स्ट्रिंग में टेंशन प्रोवाइड हो रहा है। इट मींस M1 ब्लॉक ही टोटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रिंग को, राइट? तो ये जो M1G है, ये अल्टीमेटली M1A है। ए क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको एफ नेट कह सकती हूँ, एफ नेट अपॉन m1 प्लस m2, जो कि एक्सेलरेशन हम शुरू से यही आपका निकालते आ रहे हैं हर एक प्रोबेबल कंडीशन को सॉल्व करते करते। तो इस चीज को ध्यान से समझिए। ठीक है, ये रहा आपका एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन m1 प्लस m2 के है। यहाँ पे m1g क्या है? g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, चलिए, ये वाली कंडीशन आपकी सॉल्व हुई। अब नेक्स्ट केस लेंगे जिसमें दोनों ब्लॉक के पास अपना अपना क्या होगा? दोनों ब्लॉक हैंगिंग होंगे विथ सेम स्ट्रिंग, लेकिन उन दोनों के पास एक बेस होगा, और वो किस कंडीशन में होगा उसे हम सॉल्व करेंगे अब। ठीक है, ठीक है, दो ब्लॉक्स के पास जब बेस होता है, तो अगर वो दोनों बेस इंक्लाइनेशन कंडीशन में है, ठीक है, तो अगर वो दोनों बेस क्या है? इंक्लाइनेशन पोजीशन में है, इंक्लाइन प्लेन में है, और इंक्लाइन प्लेन में एक स्ट्रिंग के थ्रू एक पुली अटैच्ड होती है, और उस स्ट्रिंग के थ्रू दो ब्लॉक्स दोनों इंक्लाइनेशन प्लेन में होते हैं, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या होता है, कैसे कंपोनेंट जनरेट करते हैं। और एक चीज यहाँ पे प्रीवियस चैप्टर में काइनामेटिक में पढ़ाए गए प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आपने कंपोनेंट बनाए थे इंक्लाइन प्लेन के, राइट, साइन थीटा कॉस थीटा याद होगा, उसकी हेल्प लेंगे। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस चैप्टर आप पढ़ते जाइए, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में प्रीवियस चैप्टर से कनेक्टेड बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मिलेंगी, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो इक्वेशन ऑफ मोशंस हो, चाहे वो इंक्लाइनेशन के कंपोनेंट वेरिएंट्स हो। तो आप हर एक चैप्टर अच्छे से पढ़िए, ताकि आगे के चैप्टर्स में आप खुद से थोड़ा सोच पाए, और नए फिगर्स को देखकर आप खुद से क्या करें, कंपोनेंट वगैरह बना सके। तो इसलिए लास्ट चैप्टर की प्रोजेक्टाइल मोशन को आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि कैसे आपको इंक्लाइन प्लेन में जो भी ब्लॉक होता है वो कैसे काम करते हैं, उनमें कंपोनेंट कैसे कैसे काम करते हैं, सारी चीजें उसमें बताई गई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेक अ न्यू पेज। ओके, so this is your case fifth, केस फिफ्थ। ठीक है, एंड केस फिफ्थ में हम एक चीज देखते हैं। ओके, दिस इज योर केस फिफ्थ, व्हेन two blocks are at inclined plane। तो मैं इंक्लाइन प्लेन पहले बना लेती हूँ, जाहिर सी बात है इसका एक बेस होगा। इंक्लाइन प्लेन पे क्या होता है? इंक्लाइनेशन विद एन एंगल होता है। सपोज योर दिस इज थीटा वन एंड दिस इज योर थीटा टू, ओके, एंड दीज आर योर ब्लॉक्स इन इंक्लाइन प्लेन। ओके, ये आपका M2 है और ये आपके M1 है। These both are attached
with a string और ये आपकी यहाँ पे लगी हुई है पुली, ठीक है, और इस पुली से ये दोनों अटैच्ड है। अब इस पे क्या कंडीशन लगेगी, हम दोनों ब्लॉक्स के लिए विद इंक्लाइनेशन एंगल के साथ क्या बनाएंगे, कंपोनेंट्स बनाएंगे और अलग अलग फिगर बनाएंगे। तो एम स्टार्टिंग फ्रॉम M1, ओके, नाउ आई विल मेक all the possible components of M1 which is in inclined plane with inclined angle theta 1. This is your M1. तो बॉडी का जो वेट है वो किस साइड होगा, डाउनवर्ड होगा और परपेंडिकुलर होगा बेस से, ठीक है। थोड़ा सा बड़े फिगर बनाने होंगे। और M1 ओके, एंड इंक्लाइन एंगल थीटा 1, ठीक है। इस M1 ब्लॉक का जो मास है, टोटल वेट है, वो किधर होगा, डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होने के साथ साथ ये परपेंडिकुलर होगा बेस के, ठीक है। और ये है आपका M1G। जब ये M1G है तो अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कैसे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। जब ये पूरा क्या है 90 है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस थीटा 1, ठीक है। इस पूरे से मैंने इतना माइनस किया तब इतना जाके मुझे मिलेगा। 90 से 90 कटा थीटा 1, जो रिजल्टेंट होता है और जिस बेस के साथ आपको एंगल देता है वो बेस उस वेट ऑफ द बॉडी का या उस रिजल्टेंट का क्या होता है, बेस कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो M1G कॉस थीटा। लास्ट प्रीवियस लेक्चर काइनामेटिक में मैंने ये भी बताया है कि हम कॉस थीटा ही क्यों लेते हैं, ठीक है। और फिर इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, उसी रिजल्टेंट के साथ M1G साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट बने। जो ये कंपोनेंट है इस स्ट्रिंग में, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक स्ट्रिंग भी है ना, ये एक स्ट्रिंग भी है ना, ये देखिए ये वाली। तो इस स्ट्रिंग में इस पुली के थ्रू क्या होगा, टेंशन प्रोवाइड होगा, जो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें ये देखना है केस में स्टार्टिंग में ही कौन सा ब्लॉक किससे ज्यादा है। सपोज योर M1 इज ग्रेटर देन M2, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। M2 का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा। अब इस एक्सेलरेशन को भी यहाँ मेंशन करेंगे, सो एक्सेलरेशन विल बी downward because M1 is greater than M2. So start making equation for M1 block. M1G sin theta is equal to एक्सेलरेशन भी हो रहा है ना, माइनस, देखिए एक्सेलरेशन जिधर हो रहा है मैंने उधर का कंपोनेंट पॉजिटिव लिया है, टी टेंशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन हो रहा है तो M1 मास के साथ क्या आ जाएगा आपका, एक्सेलरेशन हो जाएगा, और ये होगा आपका ए एफ नेट, ओके। ये हो गया एफ, फोर्स हो गया। अब उसके बाद ये जो M1G cos थीटा था इसे यूज क्यों नहीं किया, कोई बताएगा, कोई आप लोग अपने से सोचिए कि यहाँ पे जो M1G cos थीटा इसे यूज क्यों नहीं किया इक्वेशन में। क्योंकि इसके पहले वाली इक्वेशन में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कुछ फोर्सेस एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ M1G cos थीटा को कौन कैंसिल आउट कर रहा है, ऑब्वियसली M1 ब्लॉक का जो सरफेस है वो इंक्लाइन प्लेन के सरफेस से क्या है, कांटेक्ट में है। और जब एक बॉडी अपने वेट के वजह से किसी सरफेस पे क्या करती है, अपना वेट एक्सर्ट करती है, उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो वो
सरफेस भी उस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट करता है। तो m1 g cos थीटा को जो कैंसिल आउट कर रहा है वो है आपका n। ये देखिए दोनों क्या है, स्ट्रेट जाएंगे। ये n जो है ये m1 g cos थीटा को क्या कर रहा है, कैंसिल। ये दोनों स्ट्रेट होंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो इस क्या कर रहा है, m1 g cos थीटा को कैंसिल आउट कर रहा है n, बिकॉज बोथ मैग्नीट्यूड हैव सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट, so they are cancel out to each other। ठीक है, तो हमने पहले m1 के लिए क्या बना ली, इक्वेशन बना ली। नाउ वी विल सॉल्व फॉर m2 इक्वेशन। ठीक है, m2 ब्लॉक के लिए हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व फॉर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड मास ऑफ ब्लॉक m2। दिस इज योर फर्स्ट। ठीक है, ये साइड पे हम बनाते हैं ताकि हम इसके नीचे इक्वेशन रख के इसे इजीली सॉल्व कर सकें। m2 के लिए ये रहा आपका inclined plane। Okay, this is your theta 2 and block m2। और इस ब्लॉक m2 को तो ब्लॉक m1 का जो वेट है वो डाउनवर्ड होगा, जस्ट लाइक दिस। जैसे m1 ब्लॉक के लिए बनाया वैसे हम m2 ब्लॉक के लिए बनाएंगे। ये रहा आपका 90। तो इसके लिए जो कंपोनेंट होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे। सॉरी क्लास, थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से। ओके, तो ये आपका क्या है, ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा 2। और थीटा 2 के साथ जो रिजल्टेंट m2g है वो बनाएगा m2 cos थीटा 2। और दिस वन विल m2 sin थीटा 2। ठीक है, थोड़ा इसे कॉर्नर कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी चीजें समझ में आए। तो अब इसको, ये जो स्ट्रिंग है, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये आपको टेंशन प्रोवाइड कराएगी ना। स्ट्रिंग में टेंशन प्रोवाइड होगा ब्लॉक की वजह से। m1 ग्रेटर देन था m2 से, तो एक्सेलरेशन m1 के टुवर्ड्स होगा, इसलिए इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा आपका अपवर्ड। ठीक है, तो अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं। अब इसकी इक्वेशन होगी, यहाँ होगा आपका t। तो सेकेंड ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी, t माइनस जिधर एक्सेलरेशन उधर का कंपोनेंट पॉजिटिव, t माइनस m2g sin, this is your theta 1, this is your theta 2 is equal to m2a second। अब cancel from t to t, we will evaluate acceleration, this will m1 plus m2, acceleration कॉमन निकाल लिया, ये मिलेगा m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2। और ये g बाहर आ जाएगा, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 sin थीटा 1 माइनस m2 sin थीटा 2 अपॉन m1 प्लस m2।
ओके। इंक्लाइनेशन प्लेन एक ऐसी कंडीशन थी जो आपकी लगभग लगभग इन कंडीशंस को या ब्लॉक में स्ट्रिंग की कंडीशन को सारी प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पे एक होता है ना कि ये आपका मैक्स पॉइंट था कि यहाँ पे आपको इंक्लाइनेशन की कंडीशन अगर आप सॉल्व कर ले जाते हैं, इक्वेशन समझ में आ जाती है, इक्वेशन बना के एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, तो लगभग आपकी सारी कंडीशंस क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी हैं। और अब आपको इक्वेशन बनाकर किसी भी ब्लॉक की कोई भी कंडीशन देगा आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक्सेलरेशन निकाला। ये इंक्लाइनेशन प्लेन दिया हुआ था। इंक्लाइनेशन प्लेन में दो ब्लॉक थे, एक स्ट्रिंग से एक पुली के थ्रू अटैच थे। इन दोनों में कैसी इक्वेशन बनी, क्या बना, कोई ब्लॉक का मास एक ब्लॉक से ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन उसी के टूवर्ड्स मान लेंगे, एक्सेलरेशन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन बनती चली गई और एक्सेलरेशन हमारा आ गया। तो ये थी आपकी एक्सेलरेशन निकालने की कंडीशंस जब इंक्लाइन प्लेन में ब्लॉक्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं एक स्ट्रिंग के थ्रू। तो हमने दोनों ब्लॉक को वर्टिकली एक स्ट्रिंग में अटैच करा के भी देख लिया एक पुली के थ्रू। अब एक ब्लॉक को हॉरिजॉन्टली रखकर और एक ब्लॉक को वर्टिकली अटैच करा के एक स्ट्रिंग में देख लिया, वो कंडीशन भी देख ली। और अगर दोनों ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन में है उस कंडीशन को भी हमने डिराइव कर लिया। लगभग लगभग सारी प्रोबेबिलिटीज हमने ब्लॉक और स्ट्रिंग की पुली, मास लेस पुलिस और फ्रिक्शन लेस पुली की हमने सारी कंडीशन सॉल्व कर ली है। एक आता है आपका स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग हो गया,